आज रिवीजन करते हैं हम लोग सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय इसके बारे में 2 मिनट में हम लोग लगभग 10 से 15 मिनट में इसको रिवीजन कर लेंगे, सीधा टू द पॉइंट। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट आज रिवीजन करते हैं हम लोग। क्या कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछता कैसे है। देखिए, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसके तहत जो है एकीकृत न्याय व्यवस्था भारत में अपनाया गया है। एकीकृत न्याय व्यवस्था, ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछता है कि जो भारतीय संविधान है उसके अंतर्गत जो हमारी न्याय व्यवस्था यानी भारत की कैसी है, तो एकीकृत न्याय व्यवस्था। एकीकृत न्याय व्यवस्था का मतलब ये होता है कि सबसे ऊपर यदि सुप्रीम कोर्ट है तो ये हाई कोर्ट है, फिर उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय जो आते हैं वो सभी आते हैं। तो ये किसी स्टेट का अलग नहीं होता है, नहीं मतलब कि हाई कोर्ट है जो तो अपने अपने स्टेट में एक एक स्टेट में होगा ही, और फिर हर डिस्ट्रिक्ट में ये आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एकीकृत सब एक दूसरे से लिंक है ना। मतलब कि यहाँ पहले यदि कोई केस का मैंने कि मुकदमा सुनवाई हुआ तो इससे ऊपर इसमें गए, फिर इसमें गए, यानी हिरार्की बना हुआ है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो भारतीय जो संविधान है उसके तहत जो हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था है भारत में, वह एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना किया गया है, जिसमें एकीकृत न्याय व्यवस्था में सबसे ऊपर जो है कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय है, और उसके अधीन क्या है, उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट, इसी के अधीन आते हैं। और उसके बाद कौन आता है, तो अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। तो ये भी याद रखेंगे, ऐसे पूछेगा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो याद रखना है। अधीनस्थ न्यायालय है ना, सबसे ऊपर कौन रहेगा, सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, और उसके नीचे कौन सा, अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां हैं। उसके बाद ये देखेंगे हम लोग कि जो न्यायपालिका है यह जो है एकल प्रणाली पर है, यानी एकीकृत व्यवस्था है। तो क्या है, भारतीय संविधान में क्या है, न्यायपालिका जो जुडिशियरी है वह एकल प्रणाली के सिस्टम पर आधारित है। और कौन से अधिनियम पर, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से इसको लिया गया है। भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी, सुप्रीम कोर्ट की, है ना। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और जबकि याद ये रखना है कि 28 जनवरी 1950 से इसका उद्घाटन कर दिया गया, यानी कामकाज शुरू हो गया। तो ये कंफ्यूजन ना हो जाए हम लोग को कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका यदि स्थापना पूछ दे एग्जाम में तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, वहीं पर इसका जो उद्घाटन किया गया था 28 जनवरी 1950 को। जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना उद्घाटन दोनों हो गया तब इसमें सुनवाई होना था, तो मामला धीरे धीरे बढ़ता गया आगे। थोड़ा सा याद रखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये हमारे संविधान के भाग 5 में है। कौन से भाग में, तो भाग 5 में, और अध्याय किस में है, तो 4 में। ये भी कभी कभी छोटा छोटा चीज पूछ न दे। तो भाग 5 में है, अध्याय किस में, 4 में है। और आर्टिकल पूछ दे तो आर्टिकल जो है 124 से लेकर 147 तक, 124 से लेकर 147 तक वर्णित है इसी सुप्रीम कोर्ट का, है ना। क्या याद रखेंगे कि संविधान के भाग 5 में इसका वर्णन किया गया है, अध्याय 4 में, और आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक इसका क्या उल्लेख है संविधान में। उसके बाद थोड़ा सा एक बात और याद रखना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें अभी वर्तमान में 34 न्यायाधीश है। 34 न्यायाधीश कहने का मतलब क्या हुआ कि 33+1, 33 का मतलब न्यायाधीश हैं, और एक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि जिसको हम लोग मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं। यानी कि 33 न्यायाधीश तो रहेंगे वो, और एक जो होंगे मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में अभी। तो टोटल जो मिला के हो गए अभी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं, तो 34 न्यायाधीश। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं अभी टोटल, 34। यानी 33+1 का मतलब क्या हुआ कि 33 तो अन्य न्यायाधीश हैं और एक क्या है, मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ये याद रखेंगे।
मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, ये जो बताएं अभी, यानी कि CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा प्रेसिडेंट इसकी अपॉइंटमेंट करती है, यानी कि नियुक्ति करती है। तो ये भी याद रखेंगे कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनमें जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति यानी CJI की नियुक्ति, देखिए टोटल का नियुक्ति यानी 34 है ना, 34 की नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही करता है। तो ये मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वह कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कैसे करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो और न्यायाधीश हैं और साथ में जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करके राष्ट्रपति इस प्रयोजन हेतु आवश्यक समझने के बाद ही करता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि चीफ जस्टिस की जब नियुक्ति करती है राष्ट्रपति, तो जो सर्वोच्च न्यायालय के और न्यायाधीश होते हैं और कुछ हाई कोर्ट के न्यायाधीश, ये सभी से परामर्श कर लेते हैं। विचार विमर्श करने के बाद ही प्रेसिडेंट जो है इनकी नियुक्ति यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। और इसी तरह जो आप देखेंगे अन्य जो 33 न्यायाधीश हैं उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करती है, लेकिन जब इसकी नियुक्ति की जाती है तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश की माने की परामर्श एकदम क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के और साथ में 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश भी यानी कोलिजियम के परामर्श से भी करते हैं इसकी नियुक्ति, ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए, जब आप सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या होनी चाहिए? क्राइटेरिया कि आप भारत का क्या है? नागरिक है। कोई इन्हें कि ब्रिटेन, लंदन, अमेरिका का कोई आके कहे कि हम सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनेंगे तो ऐसा नहीं होगा। उसको भारत की नागरिकता रहनी चाहिए, सबसे पहला ये क्राइटेरिया है। उसके बाद देखिए, किसी भी उच्च न्यायालय और साथ में एक तो नागरिक होना चाहिए, दूसरा इसका कंडीशन क्या होगा वो समझिए। कोई भी हाई कोर्ट हो यानी कोई भी उच्च न्यायालय का यानी कि 2 या 2 से अधिक, कम से कम 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम आपको लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किए हों। एक बार याद रखना है क्या हम लोग को कि कोई भी उच्च न्यायालय हो यानी कि 2 या 2 से कम अधिक यानी 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का मिनिमम कब? लगातार, छोड़ के नहीं कि 1 साल छोड़े फिर 2 साल बाद फिर 3 साल बाद, ऐसे नहीं, लगातार 5 साल तक वह क्या हो? न्यायाधीश होगा, तब वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के इच्छुक यानी कि एलिजिबिलिटी होगा उसके पास। या दूसरा कंडीशन और है उसको सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कि कोई भी मतलब कि हाई कोर्ट हो या न्यायालय हो उसमें 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में मिलाकर, कितने? 2 या 2 से अधिक न्यायालयों को मिलाकर कम से कम 10 वर्ष वह वकील रहा हो यानी वकालत का काम किया हो, और साथ में राष्ट्रपति के विचार में यह परंपरागत विधिवेता हो यानी विधि के रूप में वह जानता हो, तब उसको प्रेसिडेंट महोदय उसको कहेंगे कि चलो अब तुमको हम सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाते हैं। साथ में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए संविधान में एक बात और रखिएगा कि इसकी कोई न्यूनतम क्राइटेरिया नहीं है कि 10 साल में बनेंगे कि 100 साल में बनेंगे। इसका न्यूनतम जो क्राइटेरिया है कि 25 साल, ये सब नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो ये न्यूनतम का कोई हिसाब किताब नहीं है, मैक्सिमम का है 65 साल। आगे चलिए, सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन करेगा? जब सर्वोच्च न्यायालय है, इतना दूर हो गया, समझ गए हम लोग, मिटा देते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय है, मान लिया जाए ये सर्वोच्च न्यायालय है, तो इसमें अभी वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें 33 + 1 अभी बताए हम कि 33 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। यदि संसद में 34 न्यायाधीश से और अधिक बढ़ाना है तो क्या जज ही मिल के आपस में बढ़ा लेगा या कोई नियुक्ति करेगा? तो नहीं, इसके बढ़ाने की जो पावर दिया गया है वो हमारे देश का संसद को दिया गया है, यानी पार्लियामेंट की न्यायाधीशों की संख्या में क्या करेगा? वृद्धि कर सकता है, कम नहीं करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों को राष्ट्रपति भी शपथ दिलाते हैं। इसकी जो न्यायाधीश होंगे इसकी जो नियुक्ति यानी शपथ जो है कौन दिलाएगा? तो शपथ है राष्ट्रपति दिलाता है, प्रेसिडेंट, समझिए ना, प्रेसिडेंट ही शपथ दिलाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होंगे वह राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना पद भी त्याग कर सकता है, यानी प्रेसिडेंट को कहेगा कि भाई हम नहीं रहेंगे, मेरे को मन नहीं है, मन भर गया, तो आप प्रेसिडेंट को त्याग पत्र दीजिए और सुप्रीम कोर्ट से घसकिए,
यानी कि वहाँ से पद दियाकर आप घर जा सकते हैं या जो भी काम करें। ये तो हो गया, यहाँ तक हम लोग सीख गए कि आखिर सर्वोच्च न्यायालय में बनना है हम लोग को जज उज तो क्या करना है। ठीक है, साथ में चलते हैं। एक आर्टिकल महत्वपूर्ण ये है, आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4। इसको देखिए क्या कहता है। ये आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 में क्या कहा गया है। इसके अनुसार क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक आप नहीं हटाया जाएगा जब तक कि आप उसको सिद्ध नहीं कर देंगे कि ये व्यक्ति गड़बड़ है। यानी सिद्ध कदाचार, कदाचार बोल सकते हैं, एग्जाम में लिखा रहेगा सिद्ध कदाचार, या कभी कभी एग्जाम में लिख देता है असमर्थता, यानी बनने की लायक वो नहीं है। तब असमर्थता के आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए, तब हटा सकते हैं। ऐसे नहीं कि चलो भाई हटो, तुम गड़बड़ काम कर रहा है, ये कोई प्राइवेट कंपनी तो है नहीं कि आए या घसका दिए, है ना। सबसे पहले तो आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 के तहत यदि आप हटा रहे हैं तो पहले आप प्रूव करिए कि ये जज बहुत खराब है, सिद्ध कदाचार करिए कि यह समर्थ व्यक्ति है, ये सुप्रीम कोर्ट में जज बनने लायक नहीं है, ये गड़बड़ कर रहा है, इसको आपको दिखाना पड़ेगा। और साथ में आपको जितने भी, यानी कि आपको लोकसभा और साथ में राज्यसभा दोनों, इसका 2/3 बहुमत चाहिए इसको हटाने के लिए, तब जाके ये जज हटेगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन एक जज पर महाभियोग इम्पीचमेंट चलाया गया था आर्टिकल 124 के तहत, लेकिन वो बच गया, समझ गए ना। तो इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग कि क्या आगे इसके बारे में और थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये हो गया। आज देखिए राष्ट्र उसी सत्र, और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि जब हटाएगा ना, तो जब जिस समय लोकसभा का सत्र चल रहा है, यानी संसद का सत्र, उसी समय ये बिल जो लाएंगे कानून, माने कि इसको हटाने के लिए, जो आप साबित करने के लिए, तो इसी सत्र में पास होना चाहिए। अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो शीतकालीन सत्र में ही आपको ये पास कराकर इसको हटाना है, ही नहीं कि फिर बजट सत्र में आप लाएं और इसको हटाने का कर रहे हैं, तो नहीं ऐसा होगा। यानी बहुत कड़ा ये मतलब कि है। और एक चीज, एक कानून है, याद रखिएगा 1968 का, यानी न्यायाधीश जांच अधिनियम इस समय बना था। कब? 1968 में। इसमें कुल 7 धाराएं हैं। कितने? 7 धाराएं हैं। मैं सीधा बोल दिया, न्यायाधीश जांच अधिनियम, या बोल सकते हैं न्यायाधीश अधिनियम 1968 में कुल 7 धाराएं हैं, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय साथ में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने और के साथ ही समावेदन और उन पर लगाए गए जो गड़बड़ सड़बड़ है, यानी कदाचार या असमर्थता के अभियोग की जांच करेगा और सिद्ध करने की कोशिश करेगा कि विनियमन किया गया है या नहीं। उच्चतम न्यायालय के आपको ये भी याद रखना है कि जो 65 वर्ष मिनिमम, तो कोई क्राइटेरिया है नहीं कि कब बनिएगा, लेकिन 65 वर्ष की आयु में आपको रिटायर होना पड़ेगा, यानी रिटायर हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है कि जो वेतन है वह कौन करेगा? वेतन उतन जो मिलता है सुप्रीम कोर्ट के, जो न्यायाधीश के, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश, इसको वेतन के बारे में आपको ध्यान रखना है कि वेतन कौन बढ़ाता है, यानी संसद के द्वारा। तो यानी सेवानिवृत्ति के बाद ये भी याद रखिएगा, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि ये सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश का वेतन संसद द्वारा निर्धारित करेगा। ये कौन निर्धारित करता है? आम आदमी नहीं करेगा, कोई राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, कोई मंत्री नहीं। कौन निर्धारित करता है? तो सांसद निर्धारित करेगा। ठीक है, कि कितना इसको दिया जाएगा, हटाएगा नहीं, बढ़ाएगा नहीं, जितना मिल रहा है प्रेजेंट में। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जब सेवानिवृत्ति हो जाएगी, जब यह न्यायाधीश से रिटायर हो जाएगा, यानी कि सेवा जब निवृत्ति हो जाएगी, तब ये कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट में जाकर ये वकालत नहीं कर सकता है, क्योंकि इसको सब चीज़ पता है कैसे क्या होता है, तो वहाँ तो एक काम ही कोर्ट रोक देगा, नहीं कर सकता है। एक आर्टिकल और ध्यान रखिएगा, आर्टिकल जो 127 है, ये क्या कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको किसी सत्र के न्यायाधीशों का कोरम पूरा करने हेतु तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। यानी कि जो तदर्थ न्यायाधीशों की जो बात किया गया है
वह आर्टिकल 127 में किया गया है। ठीक है, उसके बाद एक आर्टिकल और महत्वपूर्ण, आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के निर्वाचन से संबंधित मामले के तहत सर्वोच्च न्यायालय से मांगे गए परामर्श की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की कम से कम 5 होनी चाहिए, यानी 5 जज तो मिनिमम होनी चाहिए सुनवाई के लिए, है ना। आगे एक बात और ध्यान इसमें रखना है ये कि आर्टिकल जो 129 है, एक आर्टिकल और महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 129, इसके अनुसार क्या कहा गया है, ये अभिलेख न्यायालय है। इसमें क्या लिखा गया है, अभिलेख न्यायालय की बात किया गया है। तो ये भी ध्यान रखना है कि आर्टिकल 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है तथा उसे अपने अवमान के लिए दंड देने की भी शक्ति है। अभिलेख न्यायालय का अर्थ ये होता है, सीधा साधा ये समझेंगे हम लोग कि जितने भी निर्णय हैं, ऑल निर्णय, यानी सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। एक थोड़ा सा कभी कभी एग्जाम में बहुत बार पूछा है, आर्टिकल 131, कौन सा आर्टिकल 131 क्या कहता है, जो इसके तहत सेंटर प्लस स्टेट दोनों के बात, यानी सी से सेंटर, एस से स्टेट, यानी कि इसके तहत किसी भी भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों की दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच होने वाले विवादों की निर्णय करने की जो शक्ति है, इसको बोलेंगे कि जो मूल अधिकारिता की जो अंतर्गत है, इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी सेंटर और स्टेट के बीच झगड़ा हो जाए या कोई स्टेट और स्टेट के बीच झगड़ा हो जाए तो इसकी नियुक्ति मतलब सुनवाई आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 132 से लेकर 136 तक तो पता ही है कि सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का, अपीलीय क्षेत्राधिकार, है ना, कि इसके बारे में, क्षेत्राधिकार के बारे में बात किया गया है आर्टिकल 132 से 136 तक। आर्टिकल 136 आपको पता ही होगा कि आर्टिकल 136 क्या कहता है कि अपील के लिए उच्चतम न्यायालय के विशेष इजाजत का प्रावधान है। वहीं पर आर्टिकल 137 देखेंगे तो क्या है, अपने निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या है, पुनर्विलोकन की बात किया गया है ना, पुनर्विलोकन की बात किया गया है 137 में। तो अब ज़्यादा इसमें पूछेगा नहीं हम लोग को एग्जाम में, थोड़ा बहुत घोषित ये मैंने हो गया कि अब इससे ज़्यादा और कोई पूछेगा नहीं। अभी तो आर्टिकल 2-3 और है, 138 है, 139 है, ये सब नहीं पूछेगा यार। तो हम लोग लगभग इतना से मैंने कि क्वेश्चन अब पूरा कर लेंगे सर्वोच्च न्यायालय से, यदि क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, समझ गए ना। जैसे कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को जैसे मैं डिस्कस करता हूँ कि क्या क्वेश्चन आया था। जैसे पहला पूछा है क्वेश्चन कि भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था, तो याद है हम लोग को 28 जनवरी 1905 को, 26 जनवरी 1950 को तो स्थापना हुआ था, 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन हो गया। दूसरा पूछा था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो पहला ऑप्शन दिया था 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, दूसरा दिया था भारतीय संविधान अधिनियम 1947 के अधीन और भारत सरकार के अधीन 1953, और चौथा भारतीय संविधान के द्वारा। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अभी बताए थे कि भारतीय संविधान के द्वारा ही तो हुआ है, क्या, तो आंसर यही हो जाएगा, भारतीय संविधान के द्वारा। फिर ये भी पूछा था नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसको है, तो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की तो शक्ति सांसद को ही है ना। फिर पूछा था कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान की संख्या कितनी है, तो 34 है ना, इसको भी याद रखेंगे हम लोग। इस तरह से और पूछा था कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। फिर पूछा था कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश अपना पद किसको त्याग कर सकता है, तो राष्ट्रपति को ही त्याग करेगा, है ना। फिर ये भी पूछा गया था कुछ क्वेश्चन के द्वारा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाएगा, लेकिन संसद की किस पर, सिफारिश पर, यानी राष्ट्रपति के द्वारा हटाएगा लेकिन संसद की सिफारिश पर। अभी बताया था ना कि 2/3 मैंने लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा पद से हटाए जाने पर उसको हटा सकते हैं, ऐसे ही नहीं हटा सकते, ठीक है। तो आगे ये इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे थे कि जैसे सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, तो हम लोग अभी जानते हैं 65 वर्ष है। फिर एक और पूछा था
कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 5 होनी चाहिए। इसको मैं बोर्ड पर लिख कर कुछ क्वेश्चन और सोल्व करूंगा, और इसमें हम लोग एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सर्वोच्च न्यायालय जल्दी हम लोग रिवीजन भी कर लिए, अब नहीं छूटेगा।